सकाले के इस हार्दिक स्वागत है। इन दिन हम लोग उपन्यासकार अलका राव जी के रचना कर्म पर बात कर रहे हैं। उन पर चल रहे एकाग्र की इस छठी कड़ी में हमारे साथ प्राध्यापक और कथालोचना में रुचि रखने वाले वेद रमन जी का वक्तव्य है। वे रचनाकार रावगी और उनकी रचनाओं के साथ सुदीर्घ समय से जुड़े हुए हैं। उनके वक्तव्य में हमें न सिर्फ उनकी कृति पर कुछ उनकी राय जानने को मिलेगा, बल्कि स्वयं उपन्यासकार के बाबत भी कुछ ऐसी बातें जान सकेंगे जो दो शख्सियतों के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, से पैदा होती है। मित्रों, हम लोगों ने पूर्व में भी इसी एकाग्र में जी के नवीनतम उपन्यास कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए पर चर्चा की है। अलग अलग वक्ताओं ने अपने हिसाब से उन पर बात की है। शंपा शाह जी ने अलग तरीके से, किंशुक गुप्ता जी ने अलग तरीके से, और भी वक्ताओं ने इस ओर संकेत दिए। अगर सोचे तो यह किसी भी कृति के लिए कितनी अच्छी बात है कि उसके कई कई पाठ हों। हर वक्ता, हर पाठक अपने हिसाब से उसे ले। उस रचना की सफलता भी तो संभवतः ऐसे अनेक अनेक पाठों से होकर ही बनती है, सिद्ध होती है। यह भी सोचें तो लगता है कि कई बार स्वयं रचनाकार के लिए भी उसकी कृति का पाठ बाद में वह नहीं रह जाता है जो रचनारत रहते समय था। इनको आलोचकों के अपने अपने हैं, वे तो खैर हैं ही। ये बात, ये अपनी अपनी यह है, वह हर मंतव्य से भिन्न होती है। इसीलिए आलोचना अपने आप में सत्य का ही एक रूप है। उस में हम कुछ जोड़ते हैं, कुछ अपनी ओर से उसमें वृद्धि करते हैं, अपनी ओर से उस पर इस तरह से विमर्श होते हैं, तमाम तत्व हमें दिखाई पड़ते हैं। आज को बुलाऊं उपन्यास पर एक बात सुन रहे हैं, तो मुझे कृष्ण बिहारी नूर का वह एक बेहद प्रसिद्ध शेर याद आता है। मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। तो यह कितनी अच्छी बात है, कितनी सुखद कि यहाँ आने वाले वक्ता अलग अलग तरीके से एक कृति पर बात करें। रचनाकार पृष्ठभूमि में हैं और कई बार अपनी प्रतिक्रियाओं से हमारे साथ जुड़ी होती हैं। यह भी अच्छा लगता है हम सभी के लिए, क्योंकि आखिरकार कोई भी कृति उस भाषाई जो परंपरा है उसका एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य हिस्सा होती है। ऐसे में आज हम वेद रमन जी को सुनेंगे और उन्हें सुनने की उत्सुकता हमारी ही तरह आप सभी के भीतर बनी हुई है। मैं इस बात को समझ रहा हूं। तो सर्वप्रथम हम वेद रमन जी को स्क्रीन पर लाते हैं। जी वेद जी, बहुत बहुत
स्वागत, नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार। जनसुलभ पुस्तकालय के इस परिवार में, इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है और अनुरोध भी कि आप इस विषय पर अपना वक्तव्य रखें। वेद रमन जी। जी वेद जी, अपनी बात आरंभ करें। स्वागत। अर्पण कुमार जी, यह वक्तव्य जनसुलभ पुस्तकालय के माध्यम से हो रहा है और जनसुलभ है। जुड़े हुए सभी साहित्य प्रेमियों को अपनी तरफ से मैं सादर अभिनंदन करते हुए कुछ बातें अलका जी के बारे में और फिर कुछ और बातें उनके सद्य प्रकाशित उपन्यास, वैसे अब एक और नया उपन्यास लगभग प्रकाशित हो चुका है या प्रकाशित होने की एकदम कहें कि दहलीज पर है। जी, वह अपनी बात। प्रकाशनाधीन है और उसका पाठ जी यहाँ उन्होंने किया हाँ। था। जी जी जी। तो अलका जी से परिचय काफी पुराना है और जब परिचय पुराना हो तो ऐसे रचनाकार के बारे में जिन्हें आप व्यक्तिगत तौर पर भी जानते हो, उनकी रचना पर बोलना बेहद कठिन काम होता है। जहां तक मेरी स्मृति है, हम पहली बार 1993 में मिले थे, यानी लगभग 30 वर्ष पहले। और उस समय जो बातें मैंने लक्षित की थी अलका जी में, कि बेहद संतुलित, संयमित उनका जो व्यक्तित्व, कुछ भी कहना तो अर्थवान कहना, बातचीत में भी हमेशा सार्थक सा रहना। यह मुझे लगता है कि 30 वर्षों में उनका यह जो पक्ष है वह उसमें और निखार आया है। लेकिन वहां भी जो मैंने लक्षित किया था वह एक ऊंचाई पर ही था। अलका जी के पहले कविता संग्रह कहानी की तलाश में, उसकी समीक्षा भी मैंने लिखी थी 1998 में, और उस समीक्षा से जहां तक मुझे याद आ रहा है, अलका जी उसके कई मुद्दों से सहमत नहीं भी थी और उन्होंने फिर एक चिट्ठी मुझे लिखी, लंबी चिट्ठी लिखी थी। अब वे बातें तो जेहन में नहीं हैं, लेकिन उनकी कहानियों से परिचय भी अब लगभग 20-25 वर्षों पुराना है। और उनका जो पहला उपन्यास कलिकथा वाया बाईपास, जिन चंद लोगों ने उसकी पांडुलिपि देखी थी, उनमें मैं भी शामिल हूं। छपने से पहले, बल्कि इस उपन्यास का एक छोटा सा हिस्सा एक गोष्ठी में पढ़ा भी गया था, कलकत्ते के ही कुछ मित्रों के बीच। और अलका जी की भाषा को लेकर, उनकी भाषा में जो गजीनता है, स्मृति और वर्तमान भविष्य को बुनते हुए जो आवाजाही दिखती है,
उन दिनों में, अगर मैं ठीक याद कर रहा हूं, तो शायद सच्चिदानंद सिन्हा और ऐसे विचारकों को पढ़ रही थीं, और उसकी कई बातें जो हैं बातचीत में भी आती थी। शुरू से ही अपने काम के प्रति जो उनकी निष्ठा मैंने देखी, उसका एक उदाहरण मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूं। वर्ष ठीक-ठीक अलका जी बताएंगी। उन्होंने जनसत्ता में एक कॉलम लिखना शुरू किया था। जनसत्ता के रविवारी में कुछ हफ्तों लिखा। लिखने के बाद उन्हें शायद लगा कि यह कॉलम लिखना जो है, कथा लेखन में बाधा बन रहा है। और फिर उन्होंने उसे स्थगित कर दिया। तो अलका जी का एक और पक्ष जो आप लोगों से मैं साझा करूं, कि उनकी जो कृतियां हमारे सामने दिखती हैं, हमारे बीच दिखती हैं, सराही जाती हैं, तो उसके पीछे जो एक कठोर अनुशासन जो है, और उस कठोर अनुशासन का लंबे समय तक और लगातार पालन, यह भी मेरी नजर में बेहद महत्वपूर्ण चीज है। और जिन चीजों ने उन्हें बनाया, उनमें उनकी अपनी जिजीविषा और जीवन को देखने की, समझने की ललक तो है ही, साथ ही भाषा साहित्य के प्रति उनका लगाव, वो बेहद मेरी नजर में महत्वपूर्ण है। अलका जी पर हम बहुत सी बातें कह सकते हैं, लेकिन यहां मैंने उन्हीं पक्ष और उन्हीं पहलुओं को आपके सामने रखा जो मेरी नजर में किसी भी रचनाकार के भीतर होना चाहिए। कुछ बातों के क्रम में अगर और आएंगी तो मैं उन्हें रखूंगा। उनका जो प्रकाशित उपन्यास कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए, मैंने चंद महीनों पहले पढ़ा, और जैसा कि उनके उपन्यासों के साथ, या लगभग हर उपन्यास के साथ यह बात है कि हर उपन्यास की कथा भूमि बिल्कुल अलग चुनती हैं, और बेहद परिश्रम के साथ, बेहद लगन के साथ, और कोई न कोई हर उपन्यास में नई कथा युक्ति के साथ पेश करती हैं। वह उपन्यास के शीर्षक से शुरू होते हुए उसके अध्यायों तक नयापन दिखेगा आपको। मैं आप लोगों के साथ इस उपन्यास
की जो विशेषताएं कुछ हैं मेरी नज़र में, उन्हें साझा करना चाहता हूं। कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए। ये केंद्रीय समस्या जो है वह विस्थापन है, और इस विस्थापन को लोगों ने रेखांकित भी किया है। मुझे लगता है कि यह विस्थापन कई स्तरों पर है। जमीन से विस्थापन, संपत्ति से विस्थापन, धर्म की वजह से विस्थापन, भाषा की वजह से विस्थापन, संस्कृति की वजह से विस्थापन, और देश की से विस्थापन तो है ही, रंग की वजह से भी विस्थापन। यानी विस्थापन की कई कोटियां हैं। हम आम तौर पर विस्थापन को जमीन से, संपत्ति से, धर्म से, भाषा से, संस्कृति से जोड़कर देखते रहे हैं। इस उपन्यास में जो एक नया पहलू मेरी नजर में जुड़ा है वह है रंग की वजह से विस्थापन। और यह विस्थापन और इसकी छाया पूरे उपन्यास में दिखती है। अलका जी ने जिसे इस उपन्यास का कथानायक या कथानायक न भी कहा है, तो जिसे या जिसके नाम पर इस उपन्यास का शीर्षक रखा है कुलभूषण। कुलभूषण जो है वह गहरे काले रंग का व्यक्ति है, कुरूप तो है ही। उपन्यास का जो दूसरा महत्वपूर्ण पात्र श्यामा धोबी, वह भी काले ही रंग का है। कुलभूषण की जो प्रेमिका और अंततः पत्नी रीमा, वह भी काली है। रीमा के बाद कुलभूषण का जिससे प्रेम होता है या जिसके प्रति संवेदना उसके मन में पैदा होती है, माया नस्कर, वह भी काली। श्यामा की जो पत्नी बनती है, प्रेम तो किसी और से करती है, पर अंततः परिस्थितियों के वश श्यामा की पत्नी होना स्वीकार करती है, वह अमला, वह भी सांवली है। यहां तक कि कुलभूषण के पिता भी काले हैं और कुलभूषण के जीजा भी काले हैं। अब एक ही उपन्यास में इतने महत्वपूर्ण पात्रों का एक खास रंग का होना, यह सायास भी हो सकता है, अनायास भी हो सकता है। इसलिए इसके जरा दूसरे पक्ष को देखते हैं। अब रंग की वजह से कुलभूषण
अपने परिवार में तिरस्कृत और अंततः अपने परिवार से विस्थापित होता है। न कि सिर्फ परिवार से, समाज से भी उसके तिरस्कृत और विस्थापित होने की एक बड़ी वजह उसका रंग है। उसका दोस्त श्यामा, वह भी इस रंग की वजह से अपने परिवार के भीतर भी और बाहर भी, समाज में वह स्वीकार्य नहीं होता। रीमा के लिए तो स्वयं कहता है कुलभूषण की अगर वह गरीब भी है, बदसूरत भी है, तिरस्कृत भी है, उसे मेरे सिवाय कौन स्वीकार करता है। और माया नस्कर की जो स्थिति है वह भी सहानुभूति की पात्र है। तो हमारे यहाँ देश के स्तर पर रंग भेद को लेकर काफी चर्चाएं हुई हैं। नेल्सन मंडेला को पूरी दुनिया जानती है, लेकिन एक उपन्यास में और एक ऐसे दौर में 21वीं सदी के हम 22वें वर्ष में हैं, और अलका जी ऐसे पात्रों को चुनती हैं जो पात्र समाज में लगभग हाशिए पर खड़े दिखते हैं। कुलभूषण पारिवारिक रूप से तो समृद्ध है, लेकिन अपने रंग की वजह से, अपनी बदसूरती की वजह से, लगभग सर्वहारा लोगों से जुड़े होने की वजह से उसकी स्थिति भी सर्वहारा जैसी ही हो जाती है। अब प्रश्न उठता है कि अलका जी ने इन्हें किस तरह से रखा है। तो एक और दूसरी बात की तरफ ध्यान गया कि ये सभी पात्र लगभग, कुलभूषण को देखिए, उसकी हंसी जादू की तरह है। रीमा की भी हंसी रोशन करती है। श्यामा की जो हंसी है अमला के साथ भी यही बात है। यानी उनके सभी पात्र काले हैं, लेकिन उनकी हंसी जो है वह जादू भरी है। अब आप लोगों में से जिन लोगों ने उनकी पहली ही कहानी जो चर्चित हुई थी, आपकी हंसी, पढ़ी हो, उसमें भी एक ऐसा ही पात्र है जो बात बात पर हंसता है। तो हंसी को एक कथा युक्ति के तौर पर भी प्रयोग करना और हंसी जो है वह किसी इंसान की ताकत हो सकती है, किसी कमजोरी का मार्जन कर सकती है, किसी को खूबसूरत बना सकती है। यह अलका जी के उपन्यास को पढ़ते हुए
महसूस होता है। एक दूसरी बात इस उपन्यास के संदर्भ में आप लोगों से साझा करना चाहता हूं कि विस्थापित इसमें कई लोग हुए। कुलभूषण परिवार से भी विस्थापित है, समाज से विस्थापित है, देश से विस्थापित है, अंततः दुनिया से भी विस्थापित हो जाना चाहता है वो। लेकिन अपने नाम को जो विस्थापित करने की उसकी निजी जो कोशिश है और वहां जो द्वंद्व उसके भीतर चलता है, एक तरफ वो गोपाल चंद्र दास बनकर लगता है कि सम्मान के साथ जी सकता है, और दूसरी तरफ कुलभूषण जैन अपनी इस पहचान को अंत अंत तक बचाए भी रखना चाहता है। क्या इसी का दूसरा रूप नहीं है? जो लोग जमीन से विस्थापित हो जाते हैं, तो वहां उससे हटने की कोई इच्छा न होते हुए भी अंततः बाध्य होकर उन्हें किसी नई जमीन पर आकर रहना पड़ता है। लेकिन इस नई जमीन पर रहते हुए भी अंततः वे उस पुरानी जमीन की याद में अपने प्राण त्याग देते हैं। वहां से, उस जमीन से जो उनकी मर्यादा, उनकी पहचान जो जुड़ी होती है, वह नई जमीन उस मर्यादा और उस पहचान को शायद उन्हें उस तरह से उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं होती। ऐसे जितने पात्र इसमें दिखते हैं पूरे उपन्यास में, एक द्वंद्व है जो है हमारे पास, उसे लेकर जीना मुश्किल है। लेकिन जो नया हमने अख्तियार किया, उसे लेकर हर जगह चलना भी मुश्किल है। और इस द्वंद्व का सामना कुलभूषण को भी करना पड़ता है, कुलभूषण के पिता को भी करना पड़ता है। द्वंद्व की भूमि अलग अलग है। यहां तक कि कार्तिक बाबू को भी करना पड़ता है, अनिल मुखर्जी को भी करना पड़ता है। तो इस उपन्यास की जो तीसरी महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है कि विस्थापन से उपजा जो द्वंद्व है, वह उसकी छाया पूरे उपन्यास में आपको दिखती है। चौथी बात जो आप लोगों के साथ साझा करूं,
कि गोरा को कोट करते हुए, गोरा उपन्यास रविन्द्रनाथ ठाकुर के, कि जो विस्थापित हो जाते हैं उनकी मां नहीं होती, पिता नहीं होते, देश नहीं होता, जाति नहीं होती, नाम नहीं होता, गोत्र नहीं होते, देवता नहीं होते। मैं इनमें और 2-3 बातें जो उसी उपन्यास में हैं, गोरा की इस सूची को बढ़ाते हुए और 2-3 बातें हम जोड़ सकते हैं कि जो विस्थापित हो जाते हैं उनकी कोई नदी नहीं होती, उनका पेड़ नहीं होता, उनके पक्षी नहीं होते, उनकी नाव नहीं होती। अब ये जो विस्थापन है, यह जो विस्थापित हुए उनकी इच्छा के बगैर उन पर थोपा गया। इसलिए इस उपन्यास में एक और बात लक्षित करने लायक है, जो कि कई लोगों ने लक्षित किया भी होगा, कि यह जो बंटवारा है, वह बंटवारा एक तरह से हिंदू और मुस्लिम का, यानी हिंदू देश और मुस्लिम देश। अब ये हिंदू देश और मुस्लिम देश के बरक्स अलका जी ने इस उपन्यास में इस विभाजन के विकल्प के तौर पर जो रखा है, वह देखिए कि लालन फकीर और रविंद्रनाथ को, कि लालन फकीर से रविंद्रनाथ किस तरह से प्रेरणा लेते हैं। और लालन फकीर वो जो ना हिंदू और ना मुसलमान में विश्वास करते हैं, उसी तरह से रविंद्रनाथ भी विश्व मानव की कल्पना करते हैं। कुलभूषण भी जो है उसकी दृष्टि भी यही है, ना हिंदू ना मुसलमान। श्यामा को आप देखें, जन्मा है वो मुस्लिम परिवार में, लेकिन पालन पोषण एक हिंदू परिवार में हो रहा है उसका। अमला की बात अगर आप याद करें तो वह भी ना हिंदू ना मुसलमान। उपन्यास में प्रेम संबंधों की अगर बात करें तो वो चाहे आप अमला और अली का संबंध आप देखें, श्यामा और अमला का संबंध आप देखें, डॉक्टर कासिम और कार्तिक बाबू का संबंध आप देखें, अनेक संबंध इसमें ऐसे दिखते हैं जो आपको हिंदू और मुसलमान से अलग इंसान की और उस इंसानियत की बात करते हैं। अगली बात जो आप लोगों से साझा करूं कि चूंकि लेखिका ने उपन्यास का नाम रखा है कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए,
तो जब पाठक सहज रूप से पढ़ना शुरू करता है, कथा भी वहीं से शुरू होती है, कुलभूषण से ही। लेकिन अगर आप ध्यान दें कि कुलभूषण की जो उपेक्षा हुई, कुलभूषण का जो तिरस्कार हुआ, कुलभूषण का विस्थापन हुआ परिवार के द्वारा और अंततः समाज और देश के द्वारा, और कुलभूषण की जो जिंदगी आगे दिखती है उसमें हम पाते हैं कि कुलभूषण ने इस संघर्ष के बाद किनको सहारा दिया। उसका व्यक्तित्व अंततः इस संघर्ष से किस तरह निखरकर बना। कुलभूषण ने अपने को तो जो संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके अलावा रीमा को सहारा दिया। कुलभूषण ने मालविका को सहारा दिया। कुलभूषण ने माया को सहारा दिया। अब ये अधिकांश स्त्रियां हैं। कुलभूषण ने अनिल मुखर्जी की चिंता की। उसने रमाकांत के बेटे का भी सहयोग किया। लेकिन ठीक कुलभूषण के ही समानांतर इस उपन्यास में एक और पात्र है, श्यामा धोबी। श्यामा धोबी की पारिवारिक स्थिति, परिवार के भीतर उसकी स्वीकृति, समाज में स्वीकृति, और अंततः उसका जो संघर्ष है वह कुलभूषण से अधिक गहरा है और उसका अधिक विस्तार भी है। जैसे अगर तुलना ही करें तो कुलभूषण का रीमा के साथ संबंध जैसे चित्रित है, और श्यामा का अमला को स्वीकार करना, उन स्थितियों में जबकि अमला के प्रेमी की पति की मौत हो चुकी है, बच्चा है, घर में भारी विरोध है, फिर भी वो अमला को लाता है और अमला के साथ उसके संबंध में जो संजीदगी दिखती है, जो संवेदना दिखती है। आप कुलभूषण और रीमा के संबंध को देखें तो श्यामा और अमला के प्रेमिल संबंध में श्यामा की जो ऊंचाई है, उसके प्रेम की जो ऊंचाई है, प्रेम की जो गहराई है, प्रेम का जो विस्तार है, उसकी व्याप्ति अधिक है। अब सहयोग करने के मुद्दे पर अगर देखें, हम एक तरफ कुलभूषण को रखें और दूसरी तरफ श्यामा को रखें, तो श्यामा ने जिन परिस्थितियों में, जिन विपरीत परिस्थितियों में कार्तिक बाबू, लाल बाबू, बड़ी माँ और छोटी बहू माँ,
इन सबको उन स्थितियों में जिस तरह से उनकी मदद की, अपनी जान की परवाह न करते हुए भी, वह कुलभूषण के सहयोग की तुलना में जाहिर है वो मदद अधिक गहरी जान पड़ रही है। और फिर तीसरा जो संघर्ष का स्तर अगर लें हम, तो कुलभूषण घर से बहिष्कृत होने के बाद कैंप में जाता है, वहां के जीवन को देखता है, फिर वहां से वापस लौटता है। लेकिन श्यामा को लगता है कि यह जो विस्थापन हुआ यह सही नहीं हुआ। और वह अंततः फैसला लेता है मुक्ति वाहिनी के साथ उन सैनिकों के खिलाफ लड़ने का। और उसमें उसका जो जोश है, उसका जो त्याग है, उसका जो साहस है, आप कुलभूषण के चरित्र के साथ उसे मिलाकर देखें तो उपन्यास में कुलभूषण का उल्लेख बहुत अधिक है, बट श्यामा की जो इंटेंस उपस्थिति है, और उस संघर्ष को जिस तरह से अलका जी ने बुना है, उसके संघर्ष को जिस गहराई के साथ, और खासकर वो अंतिम जो क्षण है जिनमें कुष्टिया पर को आजादी मिलने के बाद दोबारा जब कुष्टिया पर आक्रमण होता है और अमला को किसी तरह से वो चाहता है कि उनकी कैद से, उनके चंगुल से छुड़ाएं, और उसमें उसका जो रूप दिखता है हमें एक मोर्चे पर, सामने सीधे मोर्चे पर खड़े होने का, जो अन्यायी हैं, जो अत्याचारी हैं, उनसे जो बदला लेने का भाव उसमें दिखता है। उसके चरित्र का असर अंततः उपन्यास के खत्म होने के बाद बहुत देर तक और दूर तक बना रहता है। इस पूरे उपन्यास में अगर कोई चरित्र सबसे अधिक असर डालता है तो वह श्यामा का है। अब चूंकि यह उपन्यासकार का चयन है कि वह कुलभूषण को ही केंद्र में रखे, और कुलभूषण के सहारे इस कथा को, क्योंकि कुलभूषण को अगर आप देखें तो कई जगह वह एक नरेटर की तरह, कई बार वह कथा में सिर्फ या कथा को बढ़ाते हुए एक दर्शक की तरह हमारा साथ देता है। इस उपन्यास की एक और बात जो आप लोगों से मैं साझा करूं कि अपने हर उपन्यास में अलका जी कुछ उक्तियों के साथ, कथा युक्तियों के साथ आती हैं। इसमें एक कथा युक्ति जो है भूलने के बटन की, जो उस भूलने वाले बटन को टीप देना,
और उसका बड़े ही प्रभावकारी तरीके से उन्होंने इसका इस्तेमाल किया है कि जीवन जब बहुत असह्य हो जाए, अब रेखांकित करने लायक बात यह है कि इस उपन्यास की जो सबसे महत्वपूर्ण कथा युक्ति है वह भी श्यामा के माध्यम से ही कुलभूषण तक पहुंचती है। श्यामा और कुलभूषण का संबंध आपस में जो दिखता है और अलका जी ने उसे जिस तरह से गढ़ा है, कोई किसी आंदोलन में वे शामिल नहीं हैं, अपने को किसी विमर्श के खांचे में दाखिल भी नहीं मानती हैं, लेकिन अगर अलका जी के पात्रों का, उनके वर्ण का अगर हम विश्लेषण करें तो आप पाएंगे कि अधिकांश पात्र जो हैं कमजोर वर्गों से आते हैं। उनके प्रभावशाली पात्र जो कमजोर वर्ग से नहीं भी आते हैं वे भी अंततः एक डिक्लास के द्वारा या तो परिस्थितिवश डिक्लास हो जाए या उन्हें उसी उपन्यास में कोई शक्ति डिक्लास कर दे, जैसे कुलभूषण के साथ हुआ। यानी अंततः वे सभी पात्र उपन्यास में हाशिए पर चले जाते हैं और यह चीज बड़े हमें मुझे लगता है कि यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आप उनके एक एक पात्रों को देखें, महत्वपूर्ण जितने पात्र हैं, रेखांकित करने लायक जितने पात्र हैं, वह चाहे कुलभूषण हो, चाहे श्यामा हो, चाहे अमला हो, चाहे कार्तिक बाबू हो, चाहे अनिल मुखर्जी हो, अंततः इसी उपन्यास की कथा भूमि के दौरान सभी किसी न किसी वजह से, वजहें सबकी अलग हैं, वो हाशिए पर दिखने लगते हैं। अलका जी ने इस उपन्यास में एक और, मुझे लगता है कि उस वर्ग की जो कमजोर है, जिसके पास संसाधन अधिक नहीं है, सुविधाएं अधिक नहीं हैं, लेकिन उनके आपसी संबंध कितने गहरे होते हैं, इसे भी सामने रखने की कोशिश की है। एक और बात, इस पूरे उपन्यास को पढ़ें, वह चाहे बांग्लादेश का चित्रण हो जिसे वो 700 नदियों का देश कहती हैं, मैं केवल उनकी डिटेलिंग्स को ध्यान से देख रहा था। वहां की नदियां हो, वहां के पेड़ पौधे हो, प्रकृति चित्रण जो किया है अलका जी ने, उसने मुझे आश्चर्यचकित किया। यहां तक कि ट्रेन की जो दूरी है आने की, कई बार तो मैंने उसकी टाइमिंग भी मिलाकर देखी। आप बगैर गहरे शोध के, बगैर गहरी तैयारी के, वहां के जो स्थानीय महत्वपूर्ण स्थल हैं, वहां का पूरा भू दृश्य जो है और प्रकृति दृश्य जो है, जो पेड़ पौधे हैं, और फिर वही ध्यान मेरा गया कि जब वे दंडकारण्य
यहाँ के भूदृश्यों का, यहाँ की प्रकृति का जब चित्रण करती है, चाहे पेड़ हो, पशु पक्षी हो, नदियां हो, एक आधुनिक कथाकार का एक आधुनिक समय में एक महानगर में रहते हुए ऐसी कथा लिखना जो कथा भूमि बरसों पहले की है, उस तक जाना, उसके डिटेल्स तक जाना, पढ़ते हुए भले आपका ध्यान न जाए, मैं एक दो बातों की तरफ आप लोगों का ध्यान ले जाना चाहता हूं। जैसे इस उपन्यास में एक जगह उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में कोई भी बंगाली मुसलमान शामिल नहीं हुआ। अब जाहिर है ये बात उस समय की हो रही है, 71 से पहले की हो रही है। अब ये एक एक पंक्ति है, लेकिन यह लिखना, इसके पीछे की तैयारी आप समझे कि आप यह बात किसी उपन्यास में दावे के साथ किसी पात्र से कहलवाएं। उसी तरह से एक जो दूसरी बात जिसकी तरफ मेरा ध्यान गया कि कुलभूषण एस्प्लेनेड से जो दक्षिणेश्वर की बस जाती है, उसके टिकट जो हैं उस समय 10 पैसे वाले टिकट थे। अब वो जाहिर है उस समय टिकटों की कीमत कितनी रही होगी। तो जब आप कोई ऐसी कथा लिखते हैं, वह कथा जिसे स्मृति के सहारे आपको खंगालना होता है, उस अतीत को फिर से, जो घट चुका है उसे फिर से पुनर्जीवित करना होता है, तो उसमें बहुत सी चीजें तो आपकी मदद करती हैं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ ऐसा रह जाता है जिसके लिए आपको अपने उस प्रतिभा का, सृजनात्मक प्रतिभा का सहारा लेना पड़ता है। जैसे उन्होंने उस समय के अखबारों में जो महत्वपूर्ण सूचनाएं जो प्रकाशित होती हैं, और न कि सिर्फ उन्हें आप एकत्रित कर रहे हैं, उपन्यास में कहां और कब और कैसे आप रख रहे हैं। इसके साथ एक और मजेदार बात जिसकी तरफ आपका ध्यान दिलाऊं कि कुछ ऐसी बातें भी इस उपन्यास में मुझे दिखी जो आप कह सकते हैं कि शायद फिल्मों का या फिल्मी लेखन का जो असर होता है, शायद मैं लेकिन जोड़ते हुए कहना चाहूंगा। जैसे श्यामा की मां का अचानक एक बार उसकी बोली का गायब हो जाना, उसी तरह से एक आध और प्रसंग है जहां आपको लगेगा कि स्थितियां सब मिल गई, आकर सब कुछ फिल्मों में जैसे होता है कि जो हम सोचे और उस तरह से आकर चीजें मिल जाएं। दो तीन जगहों पर इस तरह की मुख्य जो बात है वो यह कि अंततः जो विस्थापन कराना चाहते हैं उनकी मंशा क्या होती है।
जो चाहते हैं किसी को उनकी जमीन से बेदखल करना, देश से बेदखल करना, संपत्ति से बेदखल करना। तो एक तो वजह यही है कि वे बिना कुछ किए बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं और उनके लिए यह आसान तरीका उन्हें नजर आता है। और इसका दुष्परिणाम यह होता है कि 47 में जो लोग यहां से वहां गए और इन लोगों को जिन लोगों ने शरण दी, जीवन की क्या ही विडंबना है कि अपने शरणदाताओं को ही इन लोगों ने वहां से विस्थापित कर दिया। और इस विडंबना को जिस तरीके से वे रख रही हैं, जो आधार बनाते हैं लोग, जिस कुलभूषण की मेहनत, जिस कुलभूषण की व्यवहारिकता, जिस कुलभूषण की समझ से व्यापार में उन्नति हुई थी, उसमें उल्लेख है कि कैसे वो नाव पर जाकर और तेल और तमाम चीजों को किस सावधानी के साथ, किस समझदारी के साथ अंततः उसका लाभ अन्य भाइयों ने लिया और उसी कुलभूषण को वहां से अपदस्थ कर दिया। यानी कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए, यह उपन्यास केवल एक देश से विस्थापन की कथा नहीं है। एक देश से एक समूह के द्वारा, एक धार्मिक समूह के द्वारा दूसरे धार्मिक समूह के विस्थापन की कथा भी नहीं है, क्योंकि यहां एक धार्मिक समूह ही उसी धार्मिक समूह के लोगों का विस्थापन करने में लगा हुआ था। जो बिहारी मुसलमान थे जो यहां से गए थे, उन्होंने वहां के बंगाली मुसलमानों को, अब धर्म तो दोनों का एक है, इसीलिए मैंने कहा कि यहां विस्थापन के जो कई आधार हैं उनमें एक भाषा आधार है। धर्म दोनों का एक है। इन बिहारी मुसलमानों ने हिंदुओं का विस्थापन, वहां धर्म आधार है। जिन लोगों ने वहां मिलें बनाई और जिनके दम पर वहां की व्यवस्था चलती थी, एक बड़ा समूह रोजगार पाता था, उन लोगों के विस्थापन से सिर्फ वे लोग विस्थापित नहीं होते, उनके साथ पूरी एक व्यवस्था, पूरा एक वर्ग विस्थापित हो जाता है। आप देखें उपन्यास में इसका असर जो है, जो रिक्शा चलाने वाले हैं, जो कपड़ा धोने वाले हैं, उन तमाम ऐसी जातियों पर, ऐसे श्रम से जुड़े हुए लोगों पर पड़ता है। इसलिए विस्थापन का शिकार समृद्ध तो होते ही हैं, उन पर आश्रित गरीब भी होते हैं। कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए, यह दरअसल एक सारी कवायदों के बाद एक आखिर जो एक कोशिश होती है अपनी पहचान को किसी भी तरह से पकड़ लेने की, बचा लेने की,
लेकिन एक एक पात्रों की परिणति आप देख लें इसमें। कुलभूषण के पिता अंततः गोराई नदी छूटी, चौक वाला मकान छूटा, सब कुछ छूटा, और अंततः कुलभूषण की मां, स्वयं कुलभूषण, श्यामा, अमला, कार्तिक बाबू, लाल बाबू, अनिल मुखर्जी, कोई बचा नहीं। जिसका नाम नहीं बचता है, लगता है कि जिसका नाम नहीं अब बच सकता है, वही जिद करता है अपने नाम को दर्ज कराने। प्रश्न लेकिन है आखिर में छोटा सा, कि इस उपन्यास को पढ़ने के बाद अंततः नाम दर्ज किसका हुआ? या कि नाम दर्ज होगा किसका? तो जिस पृष्ठभूमि में 64 का संघर्ष और अंततः 71 का संघर्ष, छाया तो इस पर 47 की भी है, 46 की भी है, लेकिन जो दो मुख्य संघर्ष हैं, उन संघर्षों में जो टिके रहे, जिन्होंने मैदान नहीं छोड़ा, जिन्होंने अपनी परवाह नहीं की, अपनों की परवाह की, समाज की परवाह की, देश की परवाह की, कि हम रहे ना रहे, हमारा यह देश रहे, ऐसे में जिनका नाम दर्ज हुआ वो ढाका विश्वविद्यालय में संघर्ष में मारे गए वे लोग हैं। ऐसे में ही मुक्ति वाहिनी की तरफ से लड़ते हुए मारा गया, भले जिसका नाम कहीं किसी इतिहास की किताब में न हो, लेकिन अलका जी के इस उपन्यास में दर्ज है, श्यामा धोबी। उसका नाम दर्ज है। तो अंतिम बात जो मैं कहना चाहता हूं वो यह कि मेरी नजर में कुलभूषण का नहीं, श्यामा धोबी का नाम दर्ज कीजिए। धन्यवाद। जी 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 जी, शुक्रिया। वेद रमन जी, मेरी नजर में, आपकी नजर में कुलभूषण का नहीं, श्यामा धोबी का नाम दर्ज हो। बहुत ही रोचक वक्तव्य, बहुत हद तक अनूठा भी, और उपन्यास की परतों को खोलता हुआ भी, बहुत व्यवस्थित और एक एक पात्र के साथ जुड़कर दिया गया वक्तव्य। इसलिए मुझे हंसी आई, और जिस तरह से मैंने बात शुरू में ही की थी, मुझे इसका अंदाज हो गया था कि एक पाठक, एक भावक किस तरह से अपनी ओर से कुछ चीजों को जोड़ने का उपक्रम करे, कुछ इस तरह से कृति को देखे और दिखाए कि आनंद आ जाए। मुझे लगता है कि आज हम सब आपको सुनते हुए उस भाव तक पहुंच पाए हैं। और अलका जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं।
उनकी प्रतिक्रिया संकेतों में आ रही है। विस्तार से बात शायद वे बाद में करें। बहरहाल जिस तरह से आपने इस उपन्यास पर अपनी बात रखी और तमाम प्रसंगों को यहां पर लाए, विभिन्न पात्रों को लेकर, उनकी परिणतियों को लेकर चर्चा की, कथाकार के रिसर्च पर बात की, और जब इस तरह के विषय पर, इस तरह की स्थितियों पर, जहां अलग अलग भूभाग हैं, जहां बांग्लादेश है जो तब ईस्ट पाकिस्तान रहा, जहां दंडकारण्य है और तमाम चीजें हैं, उन सब के बीच वर्णन करते हुए लेखक किस तरह से उसकी भिन्नता को शब्दों में अभिव्यक्त करता है, उन सब की ओर आपकी नजर गई। मैं यहां पर कुछ और विशेष ना कहते हुए इस उपन्यास से उन दो अलग अलग हिस्सों को पढ़ता हूं। वेद रमन जी, जिनकी चर्चा, जिनके संदर्भ इस वक्तव्य में, आपके इस वक्तव्य में आए, चाहे वह रंग का कमतर होना और जिस तरह से उसे अपने पिता पर भी आक्रोश आता है, और वहां कैसे वह अपने किशोर वय में श्यामा से मिलता है, वह प्रसंग पढ़ता हूं। एक और हिस्सा पढ़ूंगा, कथा युक्ति वाली, भूलने के बटन वाली पढ़ता हूं। अपने को जितनी बार शीशे में देखता, उसे यानी कुलभूषण को मां का गोरा रंग और अच्छे खासे नाक नक्श वाला चेहरा याद आ पाता। पिता से तो खैर उसे नफरत ही थी, जिनकी बदसूरती उसने विरासत में पाई थी। पर बड़े होते होते किशोर वय में उसने शीशे में देखा कि जब वह मुस्कुराता है तो उसके गाल ऊपर उठ जाते हैं और वह अच्छा सा दिखने लगता है, या कम से कम उतना बुरा नहीं दिखता। मित्रों, आपको याद होगा कि वेद रमन जी ने इस बात पर भी बात की कि काले लोग की हंसी, काले लोगों की हंसी, और यह उनकी एक कहानी जो है अलका सराबगी जी की, आपकी हंसी, से भी उसका एक तुलनात्मक अध्ययन किया। किसी रचनाकार के लिए, जी आप कुछ कह रहे हैं, आप कह लीजिए, फिर मैं आगे पढ़ूंगा। जी जी, स्वागत। यह एक और बात मैं इसमें जोड़ दूं, चूंकि वक्तव्य की सीमा थी, तो कि पश्चिमी पाकिस्तान के जो लोग थे, पश्चिमी पाकिस्तानी जो थे, वो बंगालियों को काला, नाटा, पिलपिला, जी उनकी नजर में जिन बंगालियों को उन्होंने वहां से विस्थापित किया, वे बंगाली भी उनकी नजर में काले, नाटे, पिलपिले और चावल खाने वाले लोग थे, और वह भी इसी उपन्यास में दर्ज है। यही कहना था। जी यानी बिल्कुल, यह व्यक्ति से समुदाय तक यह चीज जा रही है। जी, यह कुछ वैसी ही बात है कि जो हम लोग और तमाम जो समाजशास्त्री हुए इस देश के, वे हमारा ध्यान इस ओर दिलाते हैं कि हमारा देश या हमारे लोग किस तरह एक जातिगत सोपानीकृत व्यवस्था में बंधे और घिसे पिटे हैं कि यहां हर निम्न जाति अपने से निम्नतर जाति ढूंढ लेती है। हमें हमारे रंग को यूरोप के लोग, पश्चिमी लोग जिस तरह से देखते हैं, हमारे यहाँ गोरे लोग भी उनके लिए उस तरह से फेयर तो नहीं है, और हम स्वयं अपने भीतर भी किस तरह से अलग अलग उपविभाजन कर लेते हैं। तो मैं आगे का हिस्सा पढ़ता हूं जिसकी चर्चा अभी हमने की। उन्हीं दिनों, अब किशोरावस्था में जब श्यामा धोबी से मिलने की बात है, क्योंकि इस वक्तव्य में ऐसी कई बातें आई जो आनी चाहिए थी और अच्छे से आई, तो उससे मिलते जुलते दो अंश रखता हूं। आगे पढ़ता हूं। उन्हीं दिनों
किशोरावस्था में उसे श्यामा धोबी मिला मिला था, जो अपने बाप के साथ उन दिनों उनके घर धोने के कपड़े लेने आने लगा था। तब वे लोग ईस्ट पाकिस्तान के कुष्टिया शहर में रहते थे। श्यामा इतना बदसूरत था कि शायद उससे अधिक बदसूरत इंसान हो ही नहीं सकता। वह तवे की तरह काला था और उसका पूरा चेहरा चेचक के दागों और गड्ढों से इस तरह पटा हुआ था कि उसकी आंखों की सफेदी से ही पता चलता था कि उसकी आंखें हैं। पर श्यामा इस तरह चलता और खुश दिखता जैसे उसे जाने क्या खजाना मिला हुआ है। देखिए, भाषा भी देखिए, और विरोधों के बीच एक चरित्र को खिलता हुआ महसूस कीजिए। अलका आगे लिखती हैं, उसके बाप गोविंदो धोबी ने मां से कहा था, एक ही बेटा दिया ऊपर वाले ने, माता माई ने बख्श दिया, यह क्या कम है, अब इसे रोजगार सिखाना है मां जी। मां उसकी बदसूरती से एक बार चौंक गई थी, पर मां ने अपने मन की बात छुपाते हुए कहा था, अरे कितना हंसमुख है यह, सदा ऐसे ही खुश रहना बेटा। और इसके आगे वाला हिस्सा जिस भी पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि उस कथा युक्ति की बहुत सुंदर व्याख्या, मनभावन व्याख्या वेदरमन जी ने की, भूलने के बटन की। तो उसको पढ़ता हूं। श्यामा धोबी ने ही कुलभूषण को भूलने के बटन के बारे में बताया था। अरे कुलभूषण, अपने शरीर में ऊपर वाले ने एक ऐसा बटन लगाया है कि बस अपनी उंगली उस पर रखो और तुम सब भूल जाओगे कि लोग तुम्हारे ऊपर कैसे हंसते हैं। बटन दबाया कि तुम्हारी पूरी आत्मा में खुशी की लहर उठने लगेगी। तुम दुखी रहना चाहोगे तो भी रह नहीं पाओगे। हमारे धोबी तालाब पर एक बार एक कनफटा जोगी आया था। तब मैं 13 साल का था। उसने मुझे कहा कि चेचक माता ने तुम्हें जिंदा छोड़ा तो किस लिए। मुझे मालूम था कि मैं मर मर कर जिंदा हुआ था। तब जोगी ने कहा कि तुम्हें मैं भूलने का बटन बताता हूं। कभी भी मन पर कोई परछाई घिरने लगे तो बस बटन दबाना और चमत्कार देखना। लोग तुम्हें देखकर अचरज करेंगे कि गोविंदो धोबी का बेटा श्यामा ऐसे खुश कैसे रहता है, जबकि दुनिया के बड़े से बड़े सेठ साहूकार अपनी सुंदर काया में भी कुढ़ते चिढ़ते जलते रहते हैं। तो यह जो भूलने के बटन का श्यामा धोबी से इस नायक तक, कुलभूषण तक जाता है, इसकी चर्चा हुई। और वेद रमन जी ने तो कुलभूषण के बरक्स उसके साथ साथ श्यामा धोबी को रखा, और क्या खूब रखा, मैं यह भी कहूंगा। तो एक बात तो यह हुई। एक और हिस्सा वेद रमन जी मैं पढ़ना चाहता हूं पृष्ठ 53 से, जहां लालन शाह फकीर की चर्चा है। वह हिस्सा भी बड़ा आवश्यक है, उसे भी आपने उठाया है मुस्लिम और हिंदू को लेकर। पढ़ता हूं। श्यामा का मन होता कि कुलभूषण को कहे कि तुम कलकत्ता जाते ही क्यों हो, क्यों तुम्हारे पिताजी तुम लोगों के यहां कमाए हुए पैसे से कलकत्ता में कपड़े की दुकानें खरीद रहे हैं। ईस्ट बंगाल अब ईस्ट पाकिस्तान बन गया तो क्या, तुम इस धरती को पराया क्यों समझने लगे हो। तुम्हारे भाई तुम्हें फटीचर समझते हैं। रंग रूप कपड़े कहीं से तुम उन्हें भाई जैसे नहीं लगते। तुम यहीं रहो, यहीं के बनकर रहो।
पर वह कुलभूषण को कभी कुछ कह नहीं पाता था। जानता था कि मुसलमानों पर हिंदुओं को भरोसा नहीं है। कितने ही लालन शाह फकीर हो जाए जो अपने को हिंदू या मुसलमान नहीं मानते और जिनकी दरगाह पर हिंदू और मुसलमान दोनों मत्था टेकते आए हैं, मन के अंदर न जाने सैकड़ों साल पुराना क्या गहरा शक है जो कभी खत्म नहीं होता। मौके बेमौके कोई वारदात हो जाती है और आने वाले 100-200 सालों के लिए उस शक को मजबूत कर जाती है। अगर कुलभूषण को पता चल जाए कि श्यामा जन्म से मुसलमान है तो न जाने वह उससे मेलजोल रखे या नहीं। यूं ही धोबी जैसी नीची जाति का दोस्त होना वह अपने मां बाप तक से छुपाता है। धोबी के हाथ से धोए कपड़े सब लोग पहनते हैं पर उसके हाथ से पानी नहीं पीते। यही गनीमत है कि कुछ करने जा रहे हों और धोबी दिख जाए तो उसे शुभ मानते हैं। तो ऐसी कई बातें इस उपन्यास में, जो समाज की जो अपनी साइकी है, समाज की जो अपनी व्यवस्था है ऊंच नीच की, भेदभाव की, वो बड़े ही गुम्फन ढंग से आई है। जहां आप धोबी को शुभ भी मानते हैं लेकिन जहां आप उसे एक दोयम दर्जे का एक नागरिक मानते हैं। और जिसकी बात वेद रमन जी ने अपने वक्तव्य में की कि किस तरह अलका सराबगी जी के कथा पात्र हाशिए के लोग हैं, निम्न वर्गों से आए हुए लोग हैं और जो उच्च वर्ग के लोग भी हैं वह भी कैसे वहां जाकर के उनका जो ओहदा है वो नीचे चला आता है। तो ऐसी कई बातें आज हुई। अच्छा लगा वेद रमन जी आपको सुनते हुए, और काफी समय हो गया है। कई ऐसी बातें और हो सकती हैं लेकिन मुझे लगता है कि अब समय का आग्रह है कि हम लोग आज की इस कड़ी को यहीं विराम दें। और एक बार पुनः आपका धन्यवाद करता हूं। और हमारे साथ लगातार बाल कीर्ति जी जुड़ी रही, उनकी प्रतिक्रियाएं मिलती रही, अलका जी जुड़ी रही और तमाम मित्रगण, नरेंद्र कुमार महोदय, सत्येंद्र नाथ चौधरी, रश्मि पाठक, अनूप फतेहपुरिया, राम कुमार तिवारी जी, लतांत प्रसून जी और तमाम मित्रगण इस कार्यक्रम को देखते रहे, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। और उनका भी जो आगे इसे बाद में देखेंगे और YouTube पर देखेंगे। आज की यह कड़ी यहीं समाप्त होती है। कल हम एक नए वक्ता के साथ पुनः उपस्थित होंगे। अलका सराबगी जी पर यह एकाग्र जारी है। शुभ रात्रि, नमस्कार।